कि वोट किसी को भी डालो पर्ची बीजेपी की निकलती है। और खास तौर पर जहां पर डीएम और सीएम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन राज्यों में डीएम और सीएम इनका है वहां पर कुछ भी हो सकता है। इसके तो पोजीशन लीडर को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठे सर तय कर लें तो वोट चोर कौन हुआ सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र मोदी। शब्दों का प्रयोग हो रहा है पिट्ठू। अरे भाई किसने कहा था अभी पंडित नेहरू के लिए वोट चोर? चलिए कोई भी अपने नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल ना करे, ना आप प्रेम शुक्ला जी किसी को चोर कहे, ना वो पिट्ठू कहे। एक डिग्निटी रखते हैं। ये डिबेट किसी और एक दूसरे पर मत करिए। प्रेम शुक्ला बताते रहे साहिल जी ने नहीं रोका उसको। मैं दोनों को कह रहा हूं इस बात को। नहीं पहले नहीं रोका, पहले रोक देते तो रुक जाते। इसीलिए अरे बकवास मत करो। देखिए प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला आदमी व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। आप मुद्दे पर बात करें, आप मुद्दे पर बात करें, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज 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 दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। एक जज के यहाँ दिल्ली के अंदर कमरा भर के नोट मिले थे। क्या हुआ उसके ऊपर कि विपक्ष की सरकारों की योजनाएं बंद हो जाती हैं और बीजेपी की सत्ता पक्ष की योजनाएं, जहां पर बीजेपी सत्ता में है, वो वोट चोरी करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को खुली छूट मिल जाती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन बराबर है बीजेपी और बीजेपी बराबर है इलेक्शन कमीशन। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहूंगा, आलोक शर्मा। लंबी फहरिस्त है विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के जरिए सरकार पर निशाना साधने की। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है एसआईआर के जरिए, आप कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि काउंटिंग के भीतर भी गड़बड़ी हो रही है और ईवीएम का आरोप भी आपका पहले से है ही। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि चुनाव का सामना कांग्रेस पार्टी की तरफ से और साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी किया जाएगा? देखिए मुझे लगता है साहिल जी, सबसे पहले तो 5 ईवीएम एक पंचायत की हरियाणा की हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सही पकड़े हैं। और नतीजा बदल गया एक पंचायत का। 5 में टेम्परिंग पाई गई और वो नतीजा पिछले 3 महीने पहले पूरे देश ने देखा क्या हुआ। एक चंडीगढ़ मॉडल भी देखा था जिसके अंदर बीजेपी का एक जो कॉर्पोरेटर था वो क्या कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है, बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन है। ये मुद्दा केवल वोट चोरी तक का नहीं है, पूरे लोकतंत्र को चोरी करने का है, सरकारों को चोरी करने का है। बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर में 5 लाख अभी भी डुप्लीकेट वोटर है। फिर क्या एसआईआर हुआ भाई? 10 लाख वोटर अभी भी वहां पर ऐसे हैं जिनके एड्रेस 000 है या फादर नेम जो है वो ABCDEFGH है। बात तो सही है। ये गड़बड़ है बाबा। घुसपैठियों के नाम से शुरू हुए थे और सरकार बनाने पे इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बंद कर दिया। और ये पूरा प्रूव होता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अपने पिट्ठू अधिकारियों को जो गृह मंत्रालय में और तमाम जगह पर बिना रीढ़ की हड्डी के जो अधिकारी होते हैं उनको लेकर आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, वहां की जो इंटरनल चर्चाएं होती हैं उनको भी ओवर रूल कर दिया जाता है। सिद्धू साहब का जो वहां इलेक्शन कमिश्नर है उनका नोट देखा होगा। हम तो सोच रहे थे कि व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियां ही चल रही हैं आजकल ज्ञान की, इलेक्शन कमीशन भी व्हाट्सएप पे चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी खबर पूरे देश ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। शाबाश। सिलेक्शन बीजेपी करेगी, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। 6 बजे के बाद 8-8, 10-10% वोट हो जाएगा। फिर मशीन रीडेबल जो फोटो आइडेंटिटी वाली जो वोटर लिस्ट है वो हम नहीं देंगे। फिर इनको सेफ्टी भी दी जाएगी कि इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। वो कौन करेगा? सरकार करेगी। तो मतलब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाएगी, इलेक्शन कमीशन सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करेगा। क्या बात, ये बात है। अब बात आती है कि चुनाव सुधार पर चर्चा। इनमें 3 सवाल लिए आपने। पहला सवाल लिया, आज तक उनके दर्शक देख रहे होंगे कि भाई क्या केवल खाना पूर्ति है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल, जब सरकार फंस गई, जब 2 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली, सत्र नहीं चला, उसके बाद इनको मजबूरी में इसके ऊपर चर्चा करानी पड़ी। पहले एजेंडे में नहीं पाई साहिल जी, किसी भी एजेंडे में पहले ये चीज नहीं थी। मजबूरी में चुनाव सुधार पर चर्चा करवा लें। दूसरा सवाल आपका था कि क्या बैलेट पेपर पर जाना चाहिए कि नहीं। उसका मैंने आपको पूरा सीधा बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उसमें टेम्परिंग करना बहुत ईजी है। जिस तरह से आज वीवीपैट निकल रहा है, एक कमांड जाती है और कमांड के बाद वीवीपैट की पर्ची निकलती है। जब एक कमांड जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में, तो दूसरी कमांड भी जा सकती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरी चीज यह है कि बहुत सारे डेमोज भी आए कि वोट किसी को भी डालो पर्ची बीजेपी की निकलती है। और खास तौर पर जहां पर डीएम और सीएम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन राज्यों में डीएम और सीएम इनका है वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां पर ये कुछ भी करवा सकते हैं। कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, लंबी आरोपों की लिस्ट झड़ी यहां पर विपक्ष की तरफ से लगाई गई है। अगर मैं उसे संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो पहला आरोप है कि वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए। दूसरा आरोप है कि विपक्ष की शिकायतों की अनदेखी चुनाव आयोग करता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। चुनाव के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है, वोट गिनती के दौरान भी वोट चोरी की जाती है और चुनाव में फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है। लंबी फहरिस्त है आरोपों की, एक के बाद एक। वह क्या सीन है। देखिए, दरअसल जब से जो है बैलेट बॉक्स लूटने का अवसर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, तब से कांग्रेस जो है वो एक बार भी बहुमत पे लोकसभा में आ ही नहीं पाई। आज आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने संसद में श्रीमान पी शिवशंकर जो कांग्रेस के मंत्री थे उनसे इंद्रजीत गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया था किस तरह से बिहार में 1980 के चुनाव में 324 में से 81 सीटों पर चुनाव जो है फिर से कराने पड़े थे। क्यों?
क्योंकि उन सारी जगहों पर बूथ लूट लिए गए थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इतना ही नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उनका चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि सारे बूथ लूट लिए गए थे। तो बूथ लूटने का अवसर ईवीएम आ जाने के कारण नहीं मिल रहा है। 1984 में जब श्रीमती मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी श्रीमान राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में, तब भी किस तरह से मेनका गांधी ने शिकायतें की थी निर्वाचन आयोग को, और जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पूरी तरह से बूथ कब्जा करने का काम अमेठी में 1984 के चुनाव में हुआ था। ये श्रीमती मेनका गांधी का उस समय का आरोप था। और ऐसे तमाम आरोप और तमाम सबूत बाकायदा नलिनी सिंह ने तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के किस तरह से बूथ लूटने की प्रक्रिया बिहार में की जाती थी, 1990 के दशक की सबसे प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री नलिनी सिंह ने बनाई थी। ये क्या बात करता है यार। ये हर किसी को भली भांति याद है। जहां तक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की बात है, नवीन चावला के बारे में तो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने बाकायदा शिकायत की थी कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की सारी गतिविधियां जिनका कोई लेन देन नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसके प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। ये कौन नहीं जानता है इस गतिविधि को। और इतना ही नहीं, अभी श्रीमान मनीष तिवारी जो है संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं में बाकायदा यह कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और पूरी तरह से संवैधानिक है। मैं नहीं मानता। आज श्रीमान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका उदाहरण भी दिया कि किस तरह से संसद की सिलेक्ट कमेटीज ने बाकायदा, जिसमें एचआर गोखले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा यह जो है कहा था कि एसआईआर होना चाहिए। संसद की कांग्रेस के सरकार के जमाने में जो संसदीय सिलेक्ट कमेटियां बनी थी, उस सिलेक्ट कमेटियों की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया था कि एसआईआर होना चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है, ये कह रहे हैं कि वोट काट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है बिहार के मामले में कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट हुए महीनों बीत गए, एक जो वैध वोटर रहा हो और जिसका नाम काट दिया गया लाके दे दीजिए। आज तक कांग्रेस वाले ले जाके नहीं दे पाए। क्या बोला तूने? ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार हुआ है जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में अपोजिशन लीडर को स्थान दिया गया है। इसके पहले तो अपोजिशन लीडर को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। आज तो अपोजिशन लीडर को उस समिति में सदस्यता प्रदान की गई तो उनको आपत्ति है। भाई इसके पहले कौन नियुक्तियां करता था? भाई जो है सीबीआई की नियुक्तियों को चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, ये तो पहले से आरोप लग रहे हैं। ईवीएम पहले से इस्तेमाल हो रहा है, आज ही इस पर आशंका क्यों जताई जा रही है? सीईसी की नियुक्ति जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां पर बाकायदा कह चुका है कि देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष के एक लीडर को बुला लें और बहुमत से फैसला होना हो, सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के सब तय कर लें, तो वोट चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र मोदी। शब्दों का प्रयोग हो रहा है पिट्ठू। अरे भाई, किसने कहा था अभी पंडित नेहरू के लिए वोट चोर? चलिए, कोई भी अपने नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल ना करे। ना आप प्रेम शुक्ला जी किसी को चोर कहे, ना वो पिट्ठू कहे। एक डिग्निटी रखते हैं। ये डिबेट किसी और बात का एक दूसरे पर मत करिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी बकवास कर रहे थे जब साहिल जी ने नहीं रोका उसको। मैं दोनों को कह रहा हूं इस बात को। नहीं, पहले नहीं रोका, पहले रोक देते तो रुक जाते। इसीलिए अरे बकवास मत करो यार। देखिए प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। तमीज में रहना। ये क्या है? बोलिए भाई मुझे खत्म करने देंगे तब ना। अरे बोलिए ना सर, बोलिए भाई। ये जंगल राज वाले जो है बात ही नहीं खत्म करने देते ना। हाँ, देखिए बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है इस बारे में कि अगर कोई सरकार की स्कीम पहले से लागू है तो वह स्कीम चुनाव के समय भी लागू रहती है। चुनाव के समय कोई नई स्कीम सरकार नहीं लागू कर सकती। तो बिहार की जिस स्कीम की ये बात कर रहे हैं वो चुनाव के पूर्व लागू हो चुकी थी, इसलिए चुनाव के समय भी वह योजना लागू थी। ऐसा निर्वाचन आयोग का निर्णय है। अब उसमें से कुछ पार्ट आप छुपाकर कुछ किसी भी तरह की बात करने लगे तो आपकी इच्छा, आप करिए। आप जाइए ना निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय में। कौन रोक रहा है आपको कि निर्वाचन आयोग ने पक्षपात किया है? ऐसा आपको लग रहा है तो चुनाव के बाद जो है न्यायालय के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। आलोक शर्मा जी, आपसे भी इस पर एक जवाब। टेलीविजन डिबेट में आप जो कह रहे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो न्यायालय में जाइए। जिस तरीके से राजनारायण गए थे 1971 में और वहां से फैसला लेकर आए वो, जिसके बाद देश की राजनीति बदल गई। आज यही नहीं, अभी और सुनिए। हालत ये है, आज हालत ये साहिल जोशी जी कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हाई कोर्ट में एबीवीपी के लोग बैठा दिए गए।
एक जज के यहाँ दिल्ली के अंदर कमरा भर के नोट मिले थे। क्या हुआ उसके ऊपर? जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरेआम वीएचपी का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का अशोक सिंघल का करीबी सरेआम कोर्ट के अंदर जूता मार रहा हो, किस तरह का न्याय हो रहा होगा पूरा देश देख रहा है। किस तरह की न्याय प्रक्रिया चल रही होंगी। आज भी तमाम टिप्पणियां आ रही हैं कि बुलडोजर से ही सारा न्याय हो रहा है, न्यायालय बंद कर देने चाहिए। ये आप समझिए बात को कि पूरे देश के लोकतंत्र को कब्जा लिया गया है। संसद के अंदर 150 सांसदों को सस्पेंड करके बिल पास कराए जाते हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिस समय पर 10-10 हजार रुपए जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन डाले जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का लैपटॉप बांटना बंद कर दिया जाता है। अशोक गहलोत जी की सरकार का मोबाइल बांटना बंद कर दिया जाता है। 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं कि विपक्ष की सरकारों की योजनाएं बंद हो जाती हैं और बीजेपी की सत्ता पक्ष की योजनाएं, जहां पर बीजेपी सत्ता में है, वो वोट चोरी करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को खुली छूट मिल जाती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन बराबर है बीजेपी और बीजेपी बराबर है इलेक्शन कमीशन। और हम नहीं कह रहे, ओपी रावत जी जो इससे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, आप ही के टीवी चैनल पर क्या क्या बता के गए हैं। वो अशोक लवासा ने एक छोटा सा आवाज निकाली थी, ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा दी थी। आप लोग भी सतर्क हो जाइए। एनडीटीवी कैसे बिका था पूरा देश तो आपको जानता। क्या चाहिए? आप कहते हैं कि आप अदालत पर आपका भरोसा नहीं है। आप कहते हैं कि चुनाव आयोग मैंने नहीं निष्पक्ष कहा कि नहीं है। अदालत पर भरोसा सारी नहीं। चीजें गलत तरीके से हो मैंने रही ये है। नहीं कहा। तो मैंने आखिरकार नहीं कहा क्या कि करें? अदालत पर भरोसा क्या नहीं। होना एक मिनट चाहिए? साहिब। एक विपक्षी साहिब जी, पार्टी मैंने के नहीं रूप में कहा आपको अदालत क्या पर करना भरोसा चाहिए? एक मिनट साहिब जी, जी। हमें अदालत पर भरोसा है, लेकिन अदालत में जिस तरह के लोग जा रहे हैं आज, राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। जब राहुल गांधी जैसे कद के व्यक्ति को न्याय मिलने में इतनी दिक्कत हो सकती है कि उनकी अपना सदस्यता गंवानी पड़े, तो सोचिए न्यायालय में न्याय मिलना कितना कठिन हो गया होगा। बात तो सही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड भी याद होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया था ना इलेक्ट्रल बॉन्ड। आप इसके तो मार्क्स देंगे ना अदालत को। अब सुनिए साहिल जी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को रद्द किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने। साहिल जी, जब हम कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, तो हिंदुस्तान का सारा मीडिया हमें गालियां दे रहा था। अब मुंह मत खुलवाइए मेरा। नहीं, क्या आज तक क्या बोला? हेडलाइन थी मेरे पास है, वो मेरे पास वो आज तक की हेडलाइन है। अरे भाई मुझे इलेक्ट्रोल बॉन्ड बताइए, पे। मुझे मैंने वापस वही आता हूं। पूछा ना कि एक मिनट, इलेक्ट्रल साहिल बॉन्ड्स जी, को सुप्रीम कोर्ट ने साहिल रद्द जी, किया एक ना, मिनट। खारिज कर साहिल दिया ना जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को। साहिल जी, नोटबंदी हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने कांग्रेस को कोसा था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उसकी हेडलाइन भी मेरे पास है। अरे मत आपको आइए। किसी पर भरोसा नहीं है तो कैसे होगा फिर? बताइए, आपको चुनाव अरे प्रक्रिया भाई, पर भरोसा नहीं है, मैं तो आपको आपको एग्जाम्पल अदालत दे पर रहा हूं भरोसा सीधा नहीं है, सीधा। इतने निगेटिविटी में कैसे जी सकते हैं सर कोई? साहिल जी शो के अंदर देख लीजिएगा, पूरा सत्ता पक्ष जो सत्ता में बैठा है वो केवल इलेक्शन कमीशन की स्तुति करेगा, बाकी सब विरोध करेंगे। ठीक है, जेडीयू और बीजेपी कहेगी इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया, टीएमसी सरकार में रहने के बावजूद कह रही है कि गलत है। हम सवाल उठा रहे हैं, ये बात सरकार की नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष की नहीं है, ये बात है भारतीय लोकतंत्र को बचाने की।